तो इस साल इंडिपेंडेंस डे के दिन पीएम मोदी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में एक बेहद रिमार्केबल डेवलपमेंट नोट की। उन्होंने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारत अपने सेट टारगेट्स को अचीव करने में समय से आगे चल रहा है। जो टारगेट हमने इस फील्ड में 2030 के लिए सेट किए थे वो हम 2021-22 में अचीव कर चुके हैं। हमने 2030 के लिए 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की थी, उसमें भी हम वक्त से 5 साल आगे चल रहे हैं। उसी तरह हाल ही में हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस फील्ड की प्रॉमिसिंग सक्सेस को देखते हुए एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। उनका कहना था कि जल्द ही हमारे देश में एक दिन ऐसा आएगा जब ये देश पेट्रोल के इंपोर्ट से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा और इस देश की सड़कों पर चलने वाला हर एक व्हीकल हमारे फार्मर्स द्वारा बनाए गए इथेनॉल से दौड़ेगा। उस दिन हमारा देश पेट्रोल के इंपोर्ट से काफी हद तक आजाद हो जाएगा। देश की इकोनॉमिक लाइफलाइंस को रन करने में फार्मर्स का रोल बेहद अहम हो जाएगा और साथ ही क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े डिजास्टर को टैकल करने में ये भारत की ओर से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। यानी एक तीर से 3 निशाने। इन्हीं बड़े सपनों को साकार करने की छोटी सी नींव रखते हुए हाल ही में हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भारत में दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लॉन्च किया। फॉसिल फ्यूल्स को हाइड्रोजन, फ्लेक्स फ्यूल या बायोफ्यूल जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रिप्लेस करने की देश की लड़ाई में इस लॉन्च को बेहद रिवॉल्यूशनरी बताया गया। ये टोयोटा का 100% इथेनॉल फ्यूल्ड वेरिएंट था जो 100% इथेनॉल पर रन करने वाला है। ये कार दुनिया की फर्स्ट BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है। दोस्तों, सबको सुनकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे देश के लिए कितना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में अभी काफी सारे बाधाएं, परीक्षाएं और चैलेंजेस हैं, पर यदि ये समय की सभी कठिन परीक्षाओं को पास करते हुए आगे बढ़ता रहा तो ये देश के लिए कितना रिवॉल्यूशनरी साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब हमारे सामने सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है? इंडिया ने इस फील्ड में अब तक क्या प्रोग्रेस की है? क्या इससे सच में हमारी ऑयल रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह खत्म हो सकती हैं? और यदि ये इतना रिवॉल्यूशनरी है तो जाहिर है कि ये कुछ बड़े चैलेंजेस से भी इम्यून नहीं होगा। तो आखिर इस सपने को साकार करने में हमें कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और क्या उनको टैकल करने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं? तो आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम इन सभी कॉम्प्लिकेटेड सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS2 के IR और GS पेपर 3 के एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर बायोफ्यूल्स, फ्लेक्स फ्यूल या इथेनॉल ब्लेंडिंग के क्या मायने होते हैं। जब हम बायोमास यानी किसी ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्टली लिक्विड फ्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो उनको बायोफ्यूल्स कहा जाता है। इन बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल हमारी ट्रांसपोर्टेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। आज की डेट में मेनली 2 तरह के बायोफ्यूल्स पूरे प्रोडक्शन को डोमिनेट करते हैं। इसमें शुगर बेस्ड इथेनॉल और वेजिटेबल ऑयल और फैटी एसिड मिथाइल एस्टर बेस्ड बायोडीजल शामिल हैं। इथेनॉल और बायोडीजल दोनों ही फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको ऐसे फूड बेस्ड प्लांट से सोर्स किया जाता है जिनमें एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जैसे कि शुगर, ऑयल और सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इथेनॉल पर फोकस कर रहे हैं। आपको बता दें कि इथेनॉल CH3CH2OH एक रिन्यूएबल फ्यूल है जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल की तरह ट्रीट किया जाता है। ये बहुत से प्लांट मटेरियल्स या फीड स्टॉक यानी बायोमास से प्रोड्यूस होता है। बायोमास को इथेनॉल में कन्वर्ट करने का सबसे कॉमन मेथड फर्मेंटेशन कहलाता है। फर्मेंटेशन के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या यीस्ट प्लांट शुगर में मौजूद स्टार्च के साथ रिएक्ट करते हैं और इस पूरी केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस में इथेनॉल नेचुरली प्रोड्यूस होता है। दुनिया भर में ज्यादातर इथेनॉल कॉर्न, शोरगम और बार्ली जैसी ग्रेन्स में मौजूद स्टार्च की शुगर और साथ ही साथ शुगर केन और शुगर बीट्स की शुगर को फर्मेंट करके किया जाता है। USA इथेनॉल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और यहाँ लगभग 90% इथेनॉल कॉर्न के कर्नल्स यानी मकई के दानों में मौजूद स्टार्च से प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बता दूं कि किसी भी रॉ फीड स्टॉक को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है। जब कॉर्न से इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस शो करता है, यानी इस प्रोसेस में केवल उतनी ही एनर्जी यूज होती है जितनी एनर्जी इस फ्यूल में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। खैर दोस्तों, ये तो बात हुई इथेनॉल और उसके प्रोडक्शन की। अब देखिए, ये इथेनॉल
ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स में एक ब्लेंडिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। जब हम इसी एथेनॉल को गैसोलीन या पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर देते हैं तो उसको इथेनॉल ब्लेंडिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू ऑक्टेन को बढ़ाने और कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी स्मोक कॉजिंग एमिशंस को कट डाउन करने की कोशिश की जाती है। यानी इथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए एयर पॉल्यूशन में मेन पॉल्यूटेंट्स को कट डाउन करने की कोशिश की जाती है। अब यदि इथेनॉल ब्लेंड की बात करें तो इसमें सबसे कॉमन ब्लेंड E10 होता है, जिसमें 10% इथेनॉल और 90% गैसोलीन होता है। ज्यादातर कन्वेंशनल गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स में E15 यानी 15% इथेनॉल और 85% गैसोलीन के ब्लेंड को यूज किया जा सकता है। लेकिन कुछ स्पेशल व्हीकल्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो E85 के ब्लेंड के साथ रन कर सकें। E85 एक ऐसा गैसोलीन इथेनॉल ब्लेंड होता है जिसमें इथेनॉल की मात्रा ज्योग्राफी और सीजन के बेसिस पर 51 से 83% तक वेरी करती है। यानी एक ऐसा ऑल्टरनेटिव फ्यूल जिसमें रेगुलर गैसोलीन के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा इथेनॉल कंटेंट होता है। इन स्पेशल व्हीकल्स को फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स या फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स भी लगभग आम व्हीकल्स की तरह होते हैं जो पेट्रोल के साथ बायोफ्यूल्स या इथेनॉल के साथ भी ऑपरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यूएसए में 97% व्हीकल में इथेनॉल प्रेजेंट होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2016 में इंडिया इथेनॉल के टॉप 7 ग्लोबल प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में शुमार था और 2021 तक आते आते ये जर्मनी, थाईलैंड और कनाडा को पीछे छोड़ते हुए इथेनॉल का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया। इतना ही नहीं, अब 2023 में ये चाइना को ओवरटेक करके यूएसए और ब्राजील के बाद इस लिस्ट में 3rd पोजीशन ऑक्युपाई कर चुका है। इंडिया में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग की जर्नी काफी एक्साइटिंग रही है। जनवरी 2003 में भारत ने पहली बार इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP प्रोग्राम चलाया। इसके 2 मेजर गोल्स थे। पहला गोल था ऑल्टरनेटिव एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स को प्रमोट करना और दूसरा था अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना। इन्हीं 2 मेजर गोल्स के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोजेक्ट 2018 में हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स का अहम कंपोनेंट बन गया। 2013 में हमारे यहाँ 1.53% इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता था। 2019 में बढ़कर ये प्रोपोर्शन 5% पर पहुंच गया, जब तक 2020 तक आते आते हम पेट्रोल में 8.10% तक इथेनॉल ब्लेंड करने लगे। जून 2022 में भारत ने इस फील्ड में एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट मार्क किया। इस साल जून में पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि हम अपनी 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट शेड्यूल डेट से 6 महीने पहले अचीव कर चुके हैं। इसी दौरान इसके सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक बड़ा बूस्ट देखने को मिला। आपको बता दें कि 2016-17 में देश भर में 29,897 पेट्रोल पंप्स बायोफ्यूल्स बेचा करते थे, जिनकी संख्या 2021-22 तक आते आते 3 गुना बढ़कर 67,641 पर पहुंच गई। इसी सक्सेस से इंस्पायर होकर गवर्नमेंट ने देश को हाल ही में यह आश्वासन दिया कि यदि हम इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो हम अपने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को 2030 के बजाय 2025 तक पूरा कर लेंगे। यहाँ भी हम अपनी टारगेटेड डेडलाइन से 5 साल एडवांस स्पीड पर चल रहे हैं। फरवरी 2023 में पीएम मोदी ने कर्नाटका गवर्नर थावरचंद गहलोत, यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी और कर्नाटका के सीएम बसवराज बोम्मई के साथ इंडिया एनर्जी वीक 2023 इनॉग्रेट किया, जहां उन्होंने देश में पहली बार 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम रोल आउट किया। इस प्रोग्राम को फर्स्ट स्टेज में 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च किया गया। ये रोल आउट अप्रैल में प्लान किया गया था, लेकिन ये अपने शेड्यूल टाइम से 2 महीने पहले ही लॉन्च कर दिया गया। इस फर्स्ट फेज में ये प्रोग्राम 84 पेट्रोल पंप्स के थ्रू 15 सिटीज कवर करेंगे और धीरे धीरे अगले 2 सालों में इसको पूरे देश भर में एक्सपैंड किया जाएगा। और हाल ही में टोयोटा के फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप का लॉन्च इस जर्नी का एक बड़ा माइलस्टोन है। आपको ये भी बता दें कि इसका इंजन पूरी तरह से इंडिया में बिल्ड किया गया है। दोस्तों, अक्सर जब भी हम ऑल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं तो हम मुख्य तौर पर उसके एनवायरमेंट फ्रेंडली एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं। जाहिर है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का सबसे मेजर डायरेक्ट बेनिफिट हमें ग्रीन हाउस गैस के रिड्यूस्ड एमिशंस के रूप में देखने को मिलने वाला है। हालांकि व्हीकल्स में बायोफ्यूल्स की बर्निंग से भी एटमॉस्फेयर में CO2 वापस रिलीज होता है, लेकिन नए बायोफ्यूल्स प्लांट की रीग्रोथ से CO2 एब्जॉर्ब होता है, जिससे व्हीकल्स द्वारा उनका एमिशन बैलेंस हो जाता है। इसके थ्योरेटिकल टर्म्स में बायोफ्यूल्स को कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है। 2022 से 2030 तक इथेनॉल भारत में टोटल 68 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कट करने की कैपेसिटी रखता है। यह हर साल 15 मिलियन गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स द्वारा किए जाने वाले एमिशंस के बराबर है। यदि इंडिया अपने बायो इथेनॉल टारगेट को अचीव कर लेता है तो ये 2030 तक
1 बिलियन मेट्रिक टन्स प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस को कट करने की अपनी COP26 प्लेज को भी अचीव कर सकता है। इसके अलावा यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक क्रॉप रेसिड्यूज को बर्न करने के बजाय बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करना 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस प्रिवेंट कर सकता है। अब यदि हम आपका ध्यान इसके बाकी स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स की ओर ले जाना चाहेंगे, इन सारे बेनिफिट्स के अलावा दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी है, और वो है फॉसिल फ्यूल यानी ऑयल की इंपोर्ट से मिलने वाली इंडिपेंडेंस। दूसरे शब्दों में कहें तो ये हमारे फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी सिक्योरिटी का पोटेंशियल प्रोवाइड कराता है। आपको बता दें कि भारत कई दशकों से फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन कर लेने वाले फ्यूल इंपोर्ट्स पर एक बड़े पैमाने पर निर्भर करता है। इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री है और ये अपनी ऑयल नीड्स का 85% दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। और आज के दौर में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, ऐसे में जाहिर है कि भारत आने वाले 2 दशकों में अपनी एनर्जी डिमांड में मैसिव इंक्रीज विटनेस करने वाला है। और इस एनर्जी डिमांड का इंक्रीज भारत के फॉरेन रिजर्व्स को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, और यहीं पे भारत को मदद मिल सकती है इथेनॉल ब्लेंडिंग से। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुल 10% ब्लेंडिंग से भारत ने 53,894 करोड़ रुपीस के फॉरेन रिजर्व्स के आउटफ्लो को सेव किया। 2021-22 फिस्कल ईयर में भारत ने अपने ऑयल इंपोर्ट्स की पेमेंट में 120.7 बिलियन USD फॉरेन रिजर्व आउटफ्लो किया। 2022-23 में फिस्कल ईयर के शुरुआती 9 महीनों में ये बिल 125 बिलियन US डॉलर का बना। यानी आप देख सकते हैं कि हर साल हमारे प्रीशियस फॉरेन रिजर्व्स का सिग्निफिकेंट चंक ऑयल की पेमेंट्स में चला जाता है। उसके अलावा जियोपॉलिटिक्स के अराजक माहौल में हमें आए दिन जिस तरह के डिस्टर्बेंसेस और क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, उसकी वजह से हमारी अफोर्डेबल ऑयल सप्लाईज एक बड़े स्केल पर हैम्पर होती हैं। चंद ऑयल प्रोड्यूसिंग ओपेक कंट्रीज केवल इसी लेवरेज के चलते दुनिया भर की इकोनॉमी को डिसमेंटल करने की पावर रखती हैं। भले ही वो डायरेक्ट भारत के साथ ऐसा ना करें, लेकिन कोरोना वायरस पैंडेमिक या यूक्रेन वॉर जैसी हेल्थ और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से ग्लोबल मार्केट्स में जो शॉकिंग डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो दुनिया के हर देश को किसी न किसी रूप में अपना शिकार बना ही लेते हैं। और सच्चाई यही है कि भारत भी इन डिस्टर्बेंसेस से पूरी तरह इम्यून नहीं है। ऐसे में इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे फॉसिल फ्यूल की नीड्स को फुलफिल करने का एक शानदार सोर्स बनकर उभर रही है। दोस्तों, इसी तरह यदि अगले मेजर बेनिफिट की बात करें तो ये रूरल इकोनॉमी को एक मेजर बूस्ट देने का भी पोटेंशियल लगता है। बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन और सप्लाई का पूरा इकोसिस्टम रूरल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बेनिफिशियरी बताया गया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश बायोफ्यूल पॉलिसी 2022 इस स्टेट में अगले 5 सालों में ₹5500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस कर रही है। ये पॉलिसी केवल बायोफ्यूल के प्रोडक्शन को बूस्ट करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये फार्म इनकम्स, वेस्ट डिस्पोजल और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर भी इक्वल फोकस डालती है। बायोफ्यूल्स और इथेनॉल ब्लेंडिंग की इसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए G20 के एनुअल समिट की साइडलाइंस पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया गया। सितंबर 9, 2023 को इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएस और ब्राजील के साथ मिलकर इस अलायंस की अनाउंसमेंट की। जैसे कि हम अभी देख ही चुके हैं कि ये तीनों ही पायनियर्स इथेनॉल के मेजर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर हैं। यूएसए 52%, ब्राजील 30% और इंडिया 3% की कंट्रीब्यूशन के साथ बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन में 85% और कंजम्पशन में 81% कंट्रीब्यूट करता है। G20 की 19 कंट्रीज और वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी टोटल 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा सपोर्टेड ये अलायंस बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को साथ लाकर इनके बीच बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन और ग्लोबल ट्रेड को स्ट्रेंथन और इंक्रीज करने का एम रखता है। इनका एम है कि ये अर्थ के ग्रीन फ्यूल के लिए बायोफ्यूल्स की सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा सके। इस अलायंस के जरिए वो सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को बढ़ाकर ग्लोबल कोलैबोरेशन को पुश कर सके। इस इनिशिएटिव के जरिए ये गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्री का एक अलायंस बिल्ड करना चाहते हैं। G20 बायोफ्यूल स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक G20 के देशों की एनर्जी मिक्स में बायोफ्यूल्स अभी भी कुल 0 से 7% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए वो इस अलायंस के जरिए ग्रीन हाउस गैस के प्रोडक्शन में बायोफ्यूल्स के अहम रोल को प्रमोट करना चाहते हैं। इस पूरे प्रोग्राम में कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल बायोफ्यूल डेवलपमेंट, नेशनल प्रोग्राम्स की एड, पॉलिसी इनसाइट और बेस्ट प्रैक्टिसेस की शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि G20 में सऊदी अरेबिया और रशिया जैसे कई मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स भी शामिल हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि फ्यूचर की डिमांड्स को देखते हुए आज दुनिया भर की मेजर ऑयल कंपनीज क्लीन एनर्जी स्पेस के पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रही हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया और रशिया जैसे मेजर ग्लोबल प्लेयर्स भी इस बात से बेखबर नहीं है। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग जायंट्स भी क्लीन, सस्टेनेबल
जस्ट अफोर्डेबल और इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन की ओर अपना रुख कर रहे हैं। इसके अलावा भारत इस फील्ड में अपनी इस प्रोग्रेस के जरिए ग्लोबल साउथ के लिए इफेक्टिव एड और हैंड होल्डिंग के साथ साथ उनकी डिमांड्स के लिए स्ट्रॉन्ग वॉइस का भी रोल प्ले कर सकता है। यहाँ हमारे लिए ब्राजील का केस एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है। 1970s के ऑयल क्राइसिस के बाद जब पूरी दुनिया ऑयल की इन्फ्लेटेड हाई प्राइसेस और उसके कारण आए ग्लोबल रिसेशन से जूझ रही थी, उस दौरान ब्राजील ने आगे बढ़कर अपनी फ्यूल इकोनॉमी में बायोफ्यूल्स को इंटीग्रेट करके एक नए रिवॉल्यूशन की नींव रखी थी। उसने शुगर केन प्रोडक्शन जैसे ट्रेडिशनल और उसके डोमिनेंट फील्ड के पोटेंशियल को यूज करते हुए अपनी बायोफ्यूल इकोनॉमी को बिल्ड किया, और ये सब उसने अपनी फूड सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना मुमकिन कर दिखाया। हायर प्रोडक्टिविटी और शुगर इथेनॉल के बैलेंस को अचीव करने के लिए ब्राजील ने इथेनॉल के बायोमास प्रोडक्शन को ही रिवॉल्यूशनराइज कर दिया। आसान शब्दों में कहें तो इसके लिए उसने एक ऐसी शुगर केन की वैरायटी डेवलप की जो सुक्रोज में तो लो थी लेकिन बायोमास कंटेंट में काफी हाई थी। इसके चलते इसका नाम एनर्जी केन पड़ गया। अपनी टोटल लाइफ साइकिल में 61 GHG एमिशंस के रिडक्शन के चलते ब्राजील के सक्सेसफुल शुगर केन इथेनॉल को एडवांस बायोफ्यूल कहा जाने लगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्राजील ने किस तरह छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के साथ अपनी ट्रेडिशनल सोर्सेस को फ्यूचरिस्टिक चेंज का एक बेहद स्ट्रॉन्ग सोर्स बना लिया। लेकिन दोस्तों, बायोफ्यूल्स की एम्बिशियस जर्नी भारत के लिए इतनी आसान नहीं है। इस प्रोग्राम की अब तक की जर्नी को देखकर हमारे मन में एक ख्याल आता है कि अब तक इस लंबे सफर में आने वाली सभी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन भारत में फूड सिक्योरिटी और वाटर शॉर्टेज के दो अहम रिस्क पोज करता है। आपको बता दें कि शुगर केन, राइस और वीट तीनों ही बेहद वाटर इंटेंसिव क्रॉप है जो मुख्य तौर पर हमारे कंजम्पशन और एक्सपोर्ट के पर्पस से ग्रो की जाती हैं। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स ये कंसर्न रेज करते हैं कि बायोफ्यूल सेक्टर की ग्रोथ भारत में वाटर और फूड इनसिक्योरिटी जैसे दो सीरियस चैलेंजेस लेकर आ सकती है। एक समय पर इसका एक ऑब्वियस रिस्पॉन्स दे दिया जाता था कि हम अपने बायोफ्यूल की डिमांड्स को शुगर केन और राइस के सरप्लस यानी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन नीति आयोग की इस रिपोर्ट के मुताबिक एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर एम्बिशन के लिए केवल सरप्लस प्रोडक्शन पर निर्भर रहना एक रिलायबल और सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं है। हालांकि 2018-19 में इंडियन गवर्नमेंट ने सी हैवी मोलेसेस के अलावा बी हैवी मोलेसेस, शुगर केन जूस, शुगर सिरप और कंज्यूम ना किए जाने वाले डैमेज फूड ग्रेन्स जैसे कि वीट और राइस को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अलाउ कर दिया था। दोस्तों, बी हैवी मोलेसेस या सी हैवी मोलेसेस शुगर केन से शुगर एक्सट्रैक्ट करने की डिफरेंट स्टेजेस के दौरान प्रोड्यूस होता है, यानी कि ये पूरा प्रोग्राम अब केवल शुगर केन या राइस जैसी किसी सिंगल फीड स्टॉक या क्रॉप पर निर्भर नहीं था। लेकिन हाल ही में जब गवर्नमेंट ने नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट को बैन किया, तब उन्होंने इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए सब्सिडाइज राइस को रिलीज करना भी बंद कर दिया। गवर्नमेंट का कहना है कि चूंकि हमारे पास इथेनॉल प्रोडक्शन के और भी बहुत से सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इससे इथेनॉल की सप्लाई पर मेजर इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन कई एनालिस्ट इस तरह के जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस को इथेनॉल इंडस्ट्री के फ्यूचर प्लान्स और देश की फूड सिक्योरिटी के लिए एक रिस्क के रूप पर देखते हैं। इसके अलावा इस पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में इथेनॉल की प्राइसिंग भी एक मेजर चैलेंज है। प्राइवेट शुगर इंडस्ट्री की एक मेजर बॉडी इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से उनके 20% ब्लेंडिंग टारगेट अचीव करने के लिए इथेनॉल प्राइस को 65.61 पर लीटर के करंट प्राइस से 69.85 रुपीस पर लीटर तक हाइक करने की मांग करी थी। उनके मुताबिक शुगर इंडस्ट्री को इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के टारगेट को पूरा करने के लिए इथेनॉल सप्लाई को डबल करने की जरूरत है, और इसके लिए शुगर इंडस्ट्री को लगभग 17,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और जाहिर है कि जब तक उन्हें प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलेंगे, शुगर इंडस्ट्री और बैंक्स इस प्रोग्राम की एडिशनल इन्वेस्टमेंट और सप्लाई की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी आप देख सकते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जहां एक और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट के लिए अनएंडिंग प्रॉमिसेस लेकर आती है, वहीं दूसरी ओर हमारी फूड और वाटर सिक्योरिटी के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी सीरियस चैलेंजेस इंपोज करती है। ऐसे में इसके एम्बिशियस प्रॉमिसेस को फुलफिल करने के लिए हमें दोनों ही फ्रंट्स पर एक फेयर बैलेंस इंश्योर करने की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों ही फ्रंट्स पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को इंश्योर करना देश की सबसे फाउंडेशनल सिक्योरिटी नीड से इंटर रिलेटेड है, और किसी भी फ्रंट पर इसको रिस्क करना देश की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इथेनॉल ब्लेंडिंग? हाउ कैन वी ओवरकम दोस चैलेंजेस इन आवर ड्राइव टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर?
एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,